T2 न्यू वाले ये वाली डायरेक्शन में तो मेंटेन कर दे रहे हैं पर तो देती मेल इसको बस यहाँ पर खींच दो। केशव क्या हुआ लाइव करो यार। हम्म। हेलो दोस्तों नमस्ते भाई गुड इवनिंग कैसे हैं आप लोग। कमेंट दिखाओ। हेलो दोस्तों क्या आप लोगों को मैं दिखाई दे रहा हूं है भाई। कल अचानक से मैं आपको पढ़ा रहा था पावर कट हो गया। हालांकि मुझे खुशी काफी हुई क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो रही थी। लेकिन कोई बात नहीं आज हम ढंग से पढ़ेंगे तबीयत से पढ़ेंगे। और अब मैं ठीक हूं। कल मैंने बस एक ही कंसेप्ट डिस्कस किया था वो आपको मैंने समझा दिया था। ये सवाल रह गया था भाई ये लाइन पैरेलल है ए बी सी डी ई एफ जी एच पैरेलल है भाई। 42 है 24 है 36 है 42 है और सवाल में दे रखा है क्या बी एच 188 सेंटीमीटर। आपसे जो पूछा है वो ये पूछा है ई जी प्लस ईजी प्लस पी क्यू प्लस डी एफ। ये आपसे पूछा गया। बताइए जी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ईजी प्लस पी क्यू प्लस डी एफ। जवाब दीजिए मेरे प्यारे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और सवाल में ये भी बोला है कि बी एच 188 सेंटीमीटर। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। तो ये जो बी एच है मेरे प्यारे भाई ये कितना है तो आप कहेंगे कि सर ये है 188 सेंटीमीटर। ये बात आपको समझ में आई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आई है। ठीक है जी तकलीफ कोई नहीं। बी एच 188 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। ना अब मेरे प्यार भी मैंने बताया कि अगर पैरल लाइन पे हम ट्रांसवर्सल लाइन इस तरीके से खींचते तो रेशियो सेम होगा मेरे दोस्तों। अब देखिए आपको निकालना क्या। आपको ये निकालना है ईजी। ये ईजी ये पी क्यू और ये डीएफ आपको ये निकालना है। ठीक है ना। बहुत स्लोली मैं आपको समझा रहा हूं कि आपका जो है रिदम बने। अब ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। रेशियो सेम होगा मेरे दोस्तों। अब ये 42 सेंटीमीटर पहले इन दोनों लाइन पे फोकस करो भाई। इन दोनों लाइन पे जो एजी लाइन है और पीएस जो इन पे फोकस करो मेरे प्यारे भाई। रेशियो सेम होना चाहिए। भाई ये 42 है ये मुझे पता नहीं है। ये 24 सेंटीमीटर है। ये ध्यान से देखिएगा ये सी कितना है 24 ये कितना है 36। अब अगर लॉजिकली देखो केवल इन दोनों लाइनों पर फोकस करो ये एजी पे और ये पीएस पे। अगर ये 24 सेंटीमीटर है दोस्तों तो 36 सेंटीमीटर है तो आप कहोगे सर ये 1.5 गुना है भाई। ध्यान समझिएगा कितने गुना है तो आप कहोगे सर 1.5 गुना। भाई 24 से 36 कितने गुना होता है 1.5 गुना होता है। 1.5 टाइम्स है। 1.5 तो आप जानते हो ना कुछ होता है 24 का 1.5 गुना होता है 36। तो अगर रेशियो सेम है मेरे प्यारे भाई तो सब कुछ 1.5 गुना होना चाहिए। भाई ये भी 42 का 1.5 गुना होना चाहिए ये पी क्यू भी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल बिकॉज रेशियो सेम है। अभी अगर ये लेंथ 1.5 गुना हो रही है तो ये लेंथ भी 1.5 गुना होनी चाहिए। सेम रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। भाई ये लेंथ भी मेरे दोस्तों 1.5 गुना होनी चाहिए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अभी अगर 24 सेंटीमीटर से 36 सेंटीमीटर 1.5 गुना हो रहा है तो ये भी 42 का 1.5 गुना होना चाहिए। ये भी ईजी का 1.5 गुना 42 होना चाहिए। आप बोलोगे जी सर बात समझ में आ गई क्लियर है। तो आप बताओ 42 सेंटीमीटर का 1.5 गुना ये पी क्यू कितना आ जाएगा। भाई 1.5 गुने का मतलब होता है 3/2। 42 का 3/2 यानी कि 63 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये जो पी क्यू है इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी पी क्यू आ जाएगा 63 सेंटीमीटर। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। हर लेंथ 1.5 गुना हो जाएगी। रेशियो सेम होगा। 62 नहीं बेटा 63। 42 का 1.5 गुना भी नहीं कर पा रहे हो आप। इसी तरीके से ये ईजी का 1.5 गुना करने पर 42 आएगा। आप ये समझो ईजी है। ईजी का 1.5 गुना 1.5 का मतलब है 3/2। ईजी का 3/2 क्या होगा 42 सेंटीमीटर होगा। तो ईजी कितना आ जाएगा भाई 3 से 42 14 बार जाएगा। 14 दूनी 28।
तो ये 28 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं मेरे दोस्तों, ये वाली लेंथ 28 सेंटीमीटर। बोलो जवाब दीजिए कि यहां तक एक भी स्टूडेंट को कोई समस्या? ठीक है भाई। भाई 42 का 1.5 गुना 63 सेंटीमीटर, 24 का 1.5 गुना 36 सेंटीमीटर, 28 का 1.5 गुना 42 सेंटीमीटर। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर एनसीईआरटी में सवाल दे रखा है 8वीं क्लास की, 9वीं क्लास की भी नहीं, 8th क्लास में पैरेलल लाइन का कंसेप्ट वहीं आ जाता है। ठीक है भाई। तो अगर कोई घर में छोटा विद्यार्थी 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता हो तो आप उससे मदद ले सकते हो। ठीक है भाई। ओम कह रहे पूरे बच्चे जैसा समझाइए। ओम बेटा अगर आपको सही टाइम पे मौका और व्यवस्था करा के दी जाती तो 4-5 बच्चे आज तुम्हारे खुद के पैदा होते। और तुम कह रहे हो कि बच्चे जैसे समझाइए, तो आप बच्चे नहीं हो, आप अधेड़ हो चुके हो। ठीक है ना? अधेड़ को कम से कम अधेड़ों जैसी बुद्धि होनी चाहिए और उसी हिसाब से समझिए। ठीक है ना? 8वीं क्लास का सवाल है। ठीक है बच्चों, 8वीं क्लास की किताब एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। तो अब इस सवालों के लिए या इस लेवल के लिए रोइए मत, आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि आप अधेड़ व्यक्ति हो चुके हो, बच्चे नहीं हो अब। ठीक है भाई। स्कूल के कोई बालक होते 8वीं क्लास के तो मैं समझाऊं, अब आप 1.5 गुना नहीं कर पा रहे हो तो मैं क्या करूं बताइए? है भाई, समझ में आया? तो भाई जब भी हम पैरेलल लाइन में इस तरीके से ट्रांसवर्सल लाइन खींचे तो रेशियो सेम होता है, अनुपात सेम होता है। ठीक है ना भाई? अब अनुपात सेम है, जब हमने नोटिस किया कि 24 सेंटीमीटर है, 36 सेंटीमीटर है, तो 1.5 गुना हो रहा है। तो भाई ये भी 42 का 1.5 गुना 63 होना चाहिए, ये भी 1.5 गुना होना चाहिए, तो 28 का 1.5 गुना 42 आ जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अर्जुन एकदम ठीक है। अब दोस्तों ये तो मैंने दोनों लेंथ पता लगा दी, अब मुझे डीएफ भी निकालना है। बताओ बच्चों डीएफ कैसे आएगा? भाई डीएफ तो भैया यहां तो कोई वो होगा नहीं, ये तो 188 सेंटीमीटर दे रखा है पूरा, और मुझे निकालना है कि ये डीएफ कैसे आएगा। तो भाई यहां तो रेशियो पता करना होगा। अभी देखिए जो रेशियो ये होगा सेम वही रेशियो ये होगा, सेम वही रेशियो ये होगा। पैरेलल लाइन में अब ट्रांसवर्सल लाइन खींचेंगे तो रेशियो सेम आएगा। तो मेरे दोस्तों 42, 24 और 28 मेरे प्यारे भाई, आप जब यहां पे 2 से काटेंगे तो 2 से 42 21 बार जाएगा। 24 कितनी बार जाएगा? 12 बार जाएगा। और 28 कितनी बार जाएगा दोस्तों? 14 बार जाएगा। तो ये रेशियो 21 रेशियो 12 रेशियो 14, और तो आगे जाएगा नहीं। क्लियर है ना? तो ये रेशियो में बीडी डीएफ और एफएच का 21 रेशियो 12 रेशियो 14 होगा। बोलो यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या है? यहां भी देखिए 3 से काटेंगे तो 21 रेशियो ये 12 बार चला जाएगा, 14 बार जाएगा, तो है ये रेशियो 21 रेशियो 12 रेशियो 14 ही। क्या आपको बात समझ में आई प्यारे बच्चों? यहां तक एक भी स्टूडेंट को हमारे कोई तकलीफ हो रही है? आप बोलोगे नहीं सर कोई तकलीफ नहीं है, 2 से काटा 21 बार है, 14 ही रेशियो आया। आपको निकालना है डीएफ की लंबाई। देखिए ये 21 है, ये 12 है, 14 है, तो टोटल कितना हो गया? रेशियो में ब्रेक करना आप जानते हो, 21 प्लस 12 प्लस 14 है, कितना होगा ये? अगर 21 यूनिट है, 12 यूनिट है, 14 यूनिट है, तो टोटल कितना हुआ? 4 2 6 1 7, एक और एक 2 और 2 4, 47 यूनिट हो गया मेरे दोस्तों, 47 यूनिट। आप बोलोगे जी सर 21 यूनिट है, ये 12 यूनिट है, 14 यूनिट है, टोटल ऐड करेंगे 47 यूनिट। 47 की वैल्यू 188 सेंटीमीटर आपको दे रखे, कितने गुना है? तो आप कहोगे सर 4 गुना है, 4 टाइम्स है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो प्यारे भाई ये लेंथ है 12 यूनिट, ये भी 4 गुना होना चाहिए। तो डीएफ की जो लंबाई है 12 का 4 गुना कितना आ जाएगा? 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी? 48 सेंटीमीटर आ जाएगी। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर। तो भाइयों ईजी कितना है? ईजी मैंने निकाला है 28, पीक्यू कितना है? 63, और डीएफ कितना है वो मैंने कैलकुलेट करा 48। तो ये सम कितना आ जाएगा? 8 3 11, 8 19 का 9, हां से लेख 2 1 3 6 9 4 13, 139 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्लियर है? समझ में आया? बताओ अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 28।
ना देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इस पे कई बार सवाल आया, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अब प्यार से मैं आपके सामने दो पैरल लाइन बनाता हूं। भाई एक लाइन ये है और एक पैरल लाइन ये है मेरे दोस्तों, और एक ये है। मैंने आपके सामने तीन समांतर रेखाएं खींची हैं, ये तीनों ही पैरल लाइन है, ठीक है ना। अगर मैं ये साइन बना रहा हूं तो आप तुरंत समझ जाइएगा पैरल लाइन है, बहुत प्यार से समझिएगा। और ये मैंने दोस्तों ट्रांसवर्सल लाइन खींचे, इसको यहां पे काट रहा है ए पे, यहां पे मेरे दोस्तों बी पे, और यहां पे काट रहा है जी इसको सी पे। ठीक है, प्यार से समझने की कोशिश करिएगा। और मेरे दोस्तों दूसरी ट्रांसवर्सल लाइन है इस प्रकार से, इसको यहां काट रहा है जी पी पे, अभी ये क्यू पे, और मेरे दोस्तों ये कहां पे काट रहा है जी आर पे। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए सवाल में ये जो लेंथ है एपी आपको ए सेंटीमीटर दी है, ये जो लेंथ है कितनी दी है आपको ए। भाई यहां से यहां तक की जो एपी है ये कितना गिवन है आपको ए। ये जो सी आर है, ये जो सी आर है, सी आर की लंबाई कितनी गिवन है आपको बी। ठीक है बी। तो आपसे क्या पूछे, आपसे बी क्यू की लेंथ पूछे कि बी क्यू की लेंथ कितनी होगी। बी क्यू बराबर क्या। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई है। भाई आपको एपी की लंबाई दी है ए सेंटीमीटर, आपको सीआर की लंबाई दे रखी है बी सेंटीमीटर, तो बीच में ये वाली लेंथ मिसिंग है, बी क्यू आपसे पूछा है। हाँ इतनी जानकारी जरूर दी है कि ए बी से बीसी का रेशियो एम रेशियो एन है। ए बी से बीसी का रेशियो जो है, ए बी से बीसी की एक्चुअल लेंथ की जरूरत नहीं, आपको रेशियो भी पता हो तो बात बन जाएगी। ए बी से बीसी का रेशियो कितना, एम रेशियो एन है। भाई सवाल में आपको यह दिया हुआ है कि ए बी बटे बीसी। भाई जाहिर सी बात है कि जो रेशियो ए बी से बीसी का होगा वही रेशियो पी क्यू से क्यू आर का होगा। ये दोनों रेशियो सेम होंगे, और ये रेशियो कितना दिया है, तो आपका जवाब होगा सर ये रेशियो दिया हमको एम रेशियो एन। एपी की जो लंबाई है वो ए सेंटीमीटर है, और दोस्तों ये जो सीआर की लंबाई है बी सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, और आपको ये बी क्यू निकालना है। बी क्यू को मैंने थोड़ी देर के लिए एक्स मान लिया मेरे दोस्तों, तो एक्स क्या होगा, जल्दी से जवाब दीजिए। ठीक है भाई, बी क्यू आपको निकालना है, ये मैं यहां से हटा दूं इसको, जल्दी से जवाब दो। देखिए, तो इसके लिए मेरे प्यारे में एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, उस डायरेक्ट फॉर्मूले को आप याद रखिए। थेल्स थ्योरम से वो, ठीक है भाई, आप इसको आगे बढ़ा के एक ट्राइंगल बन जाएगा, सिमिलरिटी होगी, थेल्स थ्योरम से उसको प्रूफ कर सकते हो, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। एपी की लंबाई आपको ए सेंटीमीटर दी हुई है, सीआर की लंबाई बी सेंटीमीटर दी हुई है, ये रेशियो एम रेशियो एन है, तो आपको ये बी क्यू बताना है एक्स। तो डायरेक्ट कंसेप्ट है मेरे प्यारे में, कैसे ध्यान रखिएगा जरा ढंग से समझ लीजिएगा, एक ही बार देके समझाऊंगा, देखो प्यार से। भाई ये ए है, ए की लंबाई कहां होगी मेरे दोस्त, ए की गुणा करिए इसमें एन में, ए एन, ए इंटू एन, ए एन प्लस, प्यार से समझिएगा, ए इंटू एन प्लस बी, बी की गुणा कहां होगी इसमें एम में, प्लस बी गुणा एम, प्लस बी गुणा एम। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, एम रेशियो एन बोला है, तो ए की मल्टीप्लाई एन में ए एन, प्लस इस बी की मल्टीप्लाई यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने बी एम, अपॉन ये जो रेशियो, रेशियो को ऐड कर देंगे मेरे प्यारे भाई एम प्लस एन, एम प्लस एन, ये बी क्यू की लेंथ होगी। क्लियर, बात समझ में आई मेरे दोस्तों। देखिए एपी और ये जो है ये ए सेंटीमीटर है, ये आपका बी सेंटीमीटर एक्चुअल लेंथ है, ये रेशियो एम रेशियो, और आपसे क्या पूछा है, बी क्यू की लेंथ पूछा है, तो देखो यहां पे सीधी बी की गुणा कहां होगी, यहां पे बी एम, प्लस ए की गुणा किसमें करनी है, इसमें ए एन, और अपॉन डिवाइड किससे करेंगे, रेशियो के सम से एम प्लस एन से, तो ये बी क्यू की लेंथ आ जाएगी। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला है एक तरीके से। किसी को कोई समस्या, आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई भी समस्या नहीं है, सभी स्टूडेंट को ये बात समझ में आ गई, आपको ध्यान रखना है। हालांकि बिना इस फॉर्मूले के जल्दी कैसे करना वो भी मैं आपको सिखाऊंगा,
ठीक है भाई, चलो ये करो भाई। सवाल नंबर 28। बहुत कमजोर हो भाई आप लोग पढ़ने में, मतलब ऐसे ऐसे लग रहा है कि जैसे आपने जिंदगी में कभी पढ़ाई नहीं की और सीधा आज ही पढ़ने बैठे हो। जंगल से उठा के किसी को रख दिया, वो ऐसे दिख रहा, ऐसे। कैसे बालक हो यार आप। ये देखिए, नीचे दिए गए चित्र में ए बी सी डी ई एफ पैरेलल हैं। यदि ये ए बी सी डी और ई एफ तीनों पैरेलल लाइन है। सवाल में बोला ए बी 29 सेंटीमीटर है, ई एफ 57 सेंटीमीटर है। ए सी बराबर 3/4 सीई। सवाल में ये बोला है कि एसी बराबर 3/4 सी। इस बात का क्या मतलब है, सवाल को ढंग से पढ़ो, 2-3 बार सवाल पढ़ा करो। तो एसी से सी का रेशियो कितना होगा, 3/4। एसी बटे सी कितना होगा, 3/4। बीडी डीएफ से x सेंटीमीटर कम है। बीडी जो है डीएफ से x सेंटीमीटर कम है, इससे आपको कोई लेना देना है ही नहीं, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। और आपसे पूछा है सीडी की लंबाई क्या होगी, भुजा सीडी का लंबाई क्या है, ऑप्शन आपके सामने। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, ए बी 29 सेंटीमीटर बोला, ई एफ 57 सेंटीमीटर बोला है। ठीक है ना, और एसी 3/4 सी है, तो एसी से सी का जो रेशियो है वो 3/4 है। ठीक है भाई, तो मैं इस सवाल को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ध्यान से समझिएगा। सवाल में आपके सामने बोला है कि ये जो ए बी है ये 29 सेंटीमीटर है, और ये जो ई एफ है ये 57 सेंटीमीटर है, और ये पैरेलल लाइन है, तीनों की तीनों ये जो है समांतर रेखाएं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। एसी से सी का जो रेशियो 3/4 है, 3:4। तो आपसे जो पूछा है मेरे दोस्तों, वो सीडी की लेंथ पूछे कि सीडी कितना होगा, है भाई। और इसमें कुछ भी गिवन नहीं है, ना ही आपको जरूरत है भाई। ये रेशियो 3:4 है, तो बीडी से डीएफ का ये रेशियो भी 3:4 होगा। ठीक है भाई, केवल डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको केवल वैल्यू रखनी है, दूसरी क्लास के बच्चे की तरह केवल वैल्यू रख दीजिए और कुछ मत करिए। देखिए यहां 29 की 4 में गुणा होगी ना, 29 चौका 116 प्लस 57 की यहां 3 में गुणा होगी, 57 तिया कितना हो जाएगा, 171। 171 आप बोलोगे जी सर अपॉन रेशियो का समय 3 है 4 है, 3 + 4। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 6 1 7 और 17 11 28 287 बटे 3 + 4 7। 7 से 287 कितनी बार जाएगा, 41 बार। 7 चौक 28, 7 एकम 7, तो 41 सेंटीमीटर। तो सीडी कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 41 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर, क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई। कुछ भी नहीं है, बस सीधा सीधा सा फॉर्मूला, 29 चौका प्लस 57 तिया, ठीक है भाई, और अपॉन रेशियो का सम 3 + 4, 41 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कोई प्रथम क्लास का बच्चा भी अगर उसको फॉर्मूला लिखा दिया जाए तो ये कर सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे भाई थोड़ा लॉजिकली देखिए ध्यान से, है ना। चीजों केवल फॉर्मूला ना देख के, रटे बिना ज्योमेट्री को दैनिक जीवन के व्यवहार में लाइए और इसको ऑब्जर्वेशन से बनाइए, ऑब्जर्वेशन से। ध्यान से समझिएगा, आपको क्या निकालना है, आपको सीडी की लेंथ निकालनी है। अगर आप यहां पे लॉजिकली देखो इस फिगर को, अगर आप आधे घंटे तक घूरोगे तो आपको एक बात जरूर पता चलेगी कि ये 29 सेंटीमीटर है, ये लेंथ ए बी, और ये लेंथ है ई एफ 57 सेंटीमीटर। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं लेंथ बढ़ती जा रही है भाई, 29 सेंटीमीटर से 57 सेंटीमीटर पे आ गए। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आते जा रहे, लेंथ बढ़ती जा रही है। तो लेंथ 29 से 57 सेंटीमीटर आ गई, तो लेंथ बढ़ी कितनी है, तो आपका जवाब होगा सर 57 - 29 यानी कि 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर मेरे दोस्तों आपकी लेंथ इंक्रीज हुई है भाई। ये रेशियो कितना है, 3/4। ये एसी से सी का रेशियो कितना है, 3/4, यानी कि 3 कदम और ये 4 कदम, टोटल 7 कदम आपको चलना है। आप ऐसे समझो कि आप ये छलांग मारे हुए, 3/4 में ब्रेक करना है, 3:4 में टुकड़े करने, तो 3 और 4
टोटल 7 कदम आपको चलना है, 3 कदम ये, 4 कदम ये, टोटल 7 कदम आपको चलना है। और 7 कदम चलने पे आपकी लेंथ नीचे बढ़ती जा रही है, 29 सेंटीमीटर से बढ़ के 57 सेंटीमीटर होगी। तो बढ़ी कितनी? 28। तो 7 कदम चलने में आपकी लेंथ जो है वो 28 सेंटीमीटर बढ़ रही है। तो 1 कदम चलने पर आपकी लेंथ कितनी बढ़नी चाहिए? 4 सेंटीमीटर। 7 चौक 28 होता है ना, एक की वैल्यू 4, 28/7। तो भैया चाहे ऊपर से सॉल्व कर लो चाहे नीचे से छाप किए, यानी कि हर 1 कदम चलने पर आपकी लंबाई 4 सेंटीमीटर बढ़ रही है। तो बताओ ये सीडी कितना होगा? तो भैया देखिए जी, 3 कदम पे कितनी लेंथ आपकी बढ़नी चाहिए फिर? 12। 1 कदम पे 4 सेंटीमीटर, तो 3 कदम पे 12 सेंटीमीटर। यानी कि जो सीडी की जो लंबाई होगी वो 29 सेंटीमीटर से कितनी एक्स्ट्रा होगी मेरे प्यारे भाई? 3 कदम आप चल चुके हैं, यानी कि 12 सेंटीमीटर आपकी लेंथ बढ़ जाएगी। 29 + 12 यानी कि 41 सेंटीमीटर आ गया कि नहीं आ गया? और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? जवाब दीजिए, लॉजिकली सोचो। है भाई? भाई आप टोटल 3 और 4 7 कदम की छलांग मारते हो, लंबाई कितनी बढ़ जाती है? लंबाई यहां से यहां तक 28 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो 1 कदम पे 4 सेंटीमीटर बढ़ रही है। तो ये 3 कदम आपने मारा है, 3 कदम पे आपकी लंबाई 12 सेंटीमीटर बढ़नी चाहिए। तो 29 सेंटीमीटर में 12 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा, यानी कि सीडी की जो लंबाई है वो 41 हो जाएगी। 29 + 12। सर प्लीज रिप्लाई एजी। कहां है रॉबिन एजी? भाई वो दिख ही नहीं रहा है। और है भी तो तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? क्यों उसके पीछे पड़े हो? किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट? यहां तक ठीक है। तो मैंने आपको दोनों तरीके से समझाया, दोनों आपको समझ में आए होंगे, ठीक है ना? कल भी इस पे सवाल हुआ था। नेक्स्ट सवाल नंबर 29। भाई ये लास्ट क्वेश्चन है इसी कंसेप्ट का। इसको आप खुद से ट्राई करिएगा, ना हो तो फिर से ट्राई करिएगा, फिर भी ना हो तो ट्राई करिएगा, करते रहिएगा। 15-20 दिन तक आप कर लोगे। 28 सवाल मैंने आपको करवाए, एक सवाल आप खुद से करो, और ना हो तो करते रहो। ठीक है ना एक दिन आप जरूर कर लोगे 3-4 महीने में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन या अगला कंसेप्ट, ज्योमेट्री की शीट नंबर 2। मेरे प्यारे भाई शीट नंबर 2। अब प्यार से समझने की कोशिश करेगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है भाई, चलिए प्यार से दोस्तों मैं आपसे कहता हूं कि अगर अब ज्योमेट्री की शीट नंबर 2 में हम क्या पढ़ेंगे? पहली शीट में मैंने क्या पढ़ा है? केवल आपको पैरेलल लाइन, समांतर रेखाओं के बारे में। शीट नंबर 2 में हम पढ़ेंगे ट्राइंगल के बनने की शर्तें, इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल। और ट्राइंगल में इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बनते हैं वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, चलिए अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपसे कहता हूं कि अगर किसी त्रिभुज के तीनों एंगल का रेशियो, अगर किसी त्रिभुज के तीनों एंगल का रेशियो 3:7:5 है, तो आप मुझे बताइए उस त्रिभुज के तीनों कोण कितने कितने डिग्री के हैं? जवाब दीजिए। चलो, अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 3:7:5 है, तो उस त्रिभुज के तीनों कोण कितने कितने डिग्री के हैं मेरे प्यारे भाई? जवाब दीजिए। सभी लोग बताएंगे, करो।
चलिए आया। और प्यार से समझने की कोशिश करेगा। किसी त्रिभुज के तीनों एंगल 3-7-5 के रेशियो में है तो कोण क्या क्या होंगे? तो आप एक बात का मुझे जवाब दीजिए, यहां पे सभी लोग प्यार से समझिएगा भाई। त्रिभुज के तीनों कोणों का सम होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। भाई अगर पहला कोण 3 यूनिट है, दूसरा 7 है और तीसरा 5 है, तो तीनों कोणों का सम कितना हो रहा है? 3, 7, 10, 5, 15। तीनों कोणों का सम हो रहा है 15 यूनिट। 3 और 7 10, 5 15। तो अगर 15 यूनिट का वैल्यू 180 डिग्री के बराबर है, तो एक यूनिट का वैल्यू क्या हो? बचपन में जैसे करते थे ना एक्स मान के कि पहला एंगल 3x, दूसरा 7x, तीसरा 5x, वो भूल जाइए, एक्स वैक्स नहीं मानना। अगर ये 3 है, ये 7 है, 5 है, तो टोटल कितना हो रहा है? 15 यूनिट। जबकि सब होना चाहिए 180 डिग्री। 15 का मतलब 180 डिग्री, तो एक यूनिट का क्या होगा? 15 बटे में चला जाएगा, 180 डिग्री बटे 15। 180 बटे 15 कितना होता है? 12 डिग्री। 180 बटे 15 12। तो एक यूनिट की वैल्यू 12 डिग्री आ गई। अगर एक यूनिट 12 डिग्री के बराबर है तो 3 यूनिट कितना है? 3 गुना 12 3 36 डिग्री। आप बोलोगे जी सर। 7 यूनिट कितना है? 12 गुना 12 सत्ते 84 डिग्री। ठीक है। 5 यूनिट कितना है? 12 गुना 5 गुना 12 60 डिग्री। तो तीनों एंगल 36 डिग्री, 84 डिग्री और 60 डिग्री के होंगे। क्लियर है? सभी को पता चल गया, वो एक्स वैक्स मान के नहीं करना है। तो आप मुझे बताइए कि ये ट्राइंगल कैसा है? जवाब दो। हाँ, एकदम लाइव है। ये ट्राइंगल कैसा? अगर किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल 36 डिग्री, 84 डिग्री और 60 डिग्री के हैं, यानी कि तीनों ही एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं, तो यानी कि ये एंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल कैसा है? न्यून कोण त्रिभुज है। अगर सवाल में पूछा होता कि ये ट्राइंगल कैसा है, तो आपका जवाब होता सर जी ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, ये एक न्यून कोण त्रिभुज है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ठीक है ना? किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट? अरे बोलिए। ठीक। अब प्यार से समझने की कोशिश करेगा। क्या आपको इतना करने की जरूरत है? वाकई में नहीं। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, ऐसा कंसेप्ट आपको बताऊंगा, मजा आएगा। देखिए आपको प्यार से। आप जानते कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, समकोण त्रिभुज होता है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री का है मेरे दोस्तों, 90 डिग्री का। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है। अगर ये 90 डिग्री है मेरे दोस्तों, ए बी सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल सी 90 डिग्री है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बाकी दोनों एंगल का सम कितने डिग्री होगा? ए प्लस बी कितना? किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 90 डिग्री, 180 डिग्री होता है। अगर एंगल सी 180 डिग्री है, तो बचे दोनों एंगल का सम भी, अगर एंगल सी 90 डिग्री, तो बचे दोनों एंगल का सम 90 डिग्री का होगा। आप बोलोगे जी सर है भाई। और यानी कि ये किसके बराबर है? एंगल सी के बराबर है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है कि ये एंगल सी लार्जेस्ट होगा, सबसे बड़ा। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल होता है, बाकी ये दोनों एंगल ही 90 डिग्री से छोटे होंगे। यानी कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा एंगल जो है, बाकी दोनों एंगल के योग के बराबर होता है। अगर ये वाला एंगल थीटा है, इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा, ये थीटा है, तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा आ जाएगा। अगर ये 55 डिग्री है तो कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। 50 है तो कितना आ जाएगा? 40 डिग्री आ जाएगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल का सम जो कि 90 डिग्री है, वो बाकी दोनों लोग एंगल के सम के बराबर होता है। ठीक है भाई। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर। अब मैं आपसे कहूं कि किसी ट्राइंगल के जो एंगल है मेरे प्यारे भाई, वो इस रेशियो में है। किसी ट्राइंगल के जो एंगल हैं 21 रेशियो 17 रेशियो 38 के रेशियो में है, तो आप बताइए वो ट्राइंगल कैसा होगा? ऑप्शन है एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है? जवाब दीजिए। मैंने आपसे सवाल ये पूछ लिया, अरे कृष्णा भाई चुपचाप मुंह पे ताला लगा के पढ़ो, बिना आवाज निकाले। ठीक है? कोई स्पेशल आदमी नहीं है कि तुमको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। करोड़ों की भीड़ में खोए हुए हो आप। एंगल रेशियो, और तुम्हारी फीलिंग फीलिंग की ऐसी, कोई तुम्हारी फीलिंग की कदर नहीं करता। फीलिंग नहीं है,
फीलिंग चाहिए इनको, है? फीलिंग कोड़ियों के भाव बिकती हैं तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स की। अभी पहले नौकरी लो, फिर फीलिंग दिखाना। 21:17:38। किसी त्रिभुज के 3 कोण हैं 21:17:38 के रेशियो में, तो आपसे पूछा है कि ये ट्राइंगल कैसा है। अब ऐसा नहीं कि आपको ये पता लगाने के लिए यहां पे इन तीनों एंगल की वैल्यू निकालनी पड़े। भाई इन तीनों का सम, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो आप 180 डिग्री करो, फिर तीनों एंगल की वैल्यू निकालो, फिर मन को तसल्ली करो, हां अब कंफर्म हो गया ये एंगल 90 डिग्री का है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अब केवल रेशियो को डायरेक्ट देख के पता लगा सकते हैं। आप बताओ भाई इन तीनों में एंगल का रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। आप अगर ध्यान से देखो सबसे बड़ा एंगल कौन सा, ये वाला, ये सबसे बड़ा एंगल है। अगर ध्यान से देखो तो सबसे बड़े एंगल की जो वैल्यू है 38 यूनिट, वो बाकी दोनों एंगल के सम के बराबर आ रही है। 21 + 17 = 38। ये यूनिट्स में, रेशियो में। तो एग्जैक्ट वैल्यूज जब आप निकालोगे तो भी यही रिलेशन फॉलो होगा। तो सबसे बड़े एंगल की वैल्यू बाकी दोनों एंगल के सम के बराबर है। इसका मतलब ये कैसा ट्राइंगल है, ये कौन से ट्राइंगल में ऐसा होता है? राइट एंगल ट्राइंगल में, समकोण त्रिभुज में ऐसा होता है। तो ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। बात समझ में आ गई? यहां पे सबसे बड़े एंगल की जो वैल्यू है वो बाकी दोनों एंगल के सम से क्या है? बराबर है। और ये कैसा त्रिभुज हुआ फिर? ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। कि राइट एंगल ट्राइंगल में ही ऐसा होता है, एक्यूट नहीं है ये, राइट एंगल ट्राइंगल है। क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में मेरे दोस्तों जो सबसे बड़ा एंगल है उसकी वैल्यू बाकी दोनों एंगल के सम के बराबर होती है। ठीक है ना? ये बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, किसी बच्चे को इसमें कोई समस्या? हाँ बता रहा हूं हिमांशु, क्लियर है? तो आप देखते 1 सेकंड में बता सकते हो, आपको एंगल निकालने की जरूरत नहीं है। देखिए मैंने आपको पढ़ाया मेरे दोस्तों ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल, ध्यान समझिएगा। ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज दिख रहा है आपको? ये वाला एंगल, ये वाला आपको दिख रहा है मेरे दोस्तों? है भी ए बी सी। अगर आप यहां पे लॉजिकली देखो, ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल अधिक कोण त्रिभुज में एक एंगल ऑब्टूस होता है मेरे भाई। ऑब्टूस का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्तों? 90 डिग्री से बड़ा हो गया, 180 डिग्री से छोटा। तो ये वाला एंगल लार्जेस्ट है, ये ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है, अधिक कोण त्रिभुज। अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो ये एंगल सी सबसे बड़ा है, और इस एंगल सी की जो वैल्यू होगी ना मेरे प्यारे भाई, राइट एंगल ट्राइंगल में लार्जेस्ट एंगल जो है वो बाकी दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। भाई ये भी 90, इन दोनों का सम 90। लेकिन ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ा एंगल है वो बाकी दोनों एंगल के सम से बड़ा होगा मेरे प्यारे भाई, ग्रेटर होगा। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, सपोज भाई ये वाला जो एंगल है 125 डिग्री का है, ठीक है भाई। ये वाला जो एंगल है मेरे प्यारे भाई 20 डिग्री का है। तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा मेरे प्यारे भाई? जवाब दीजिए। सम तो मेरे दोस्तों 180 होना चाहिए। 125 और 20 145 हो गया, तो कितना बचा? 35 डिग्री का बचा। बोलो। तो आप नहीं देख पा रहे कि यहां पे जो ये एंगल है 125 डिग्री, बाकी दोनों एंगल के योग से बड़ा आ रहा है। यानी कि ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल में, अधिक कोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ा कोण है वो बाकी बचे दो कोणों के योग से बड़ा होता है। क्लियर? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम? कोई जरूरत नहीं है धीरज। अब अगर मैं आपसे सवाल ये पूछने लगूं कि एक ट्रायंगल इस प्रकार है कि उसके तीनों जो एंगल है मेरे प्यारे भाई वो 29:40:85 के रेशियो में है, तो आप बताओ मेरे दोस्तों ये ट्रायंगल कैसा है? मैंने आपसे सवाल पूछ लिया। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का रेशियो 29:40:85 है, तो ये ट्रायंगल कैसा है? और आपको केवल 1 सेकंड का समय लगना चाहिए बताने के लिए। आपको यहां पे ऐसा नहीं करना है कि आप तीनों एंगल की वैल्यू निकालो,
फिर वैल्यू निकाल के कंफर्म करो। हां, अब कंफर्म हो गया कि तीनों एंगल जो हैं इतने इतने आ रहे हैं, तो ये ट्रायंगल ऐसा हो गया। नहीं, अब डायरेक्ट रेशियो को देख के बताइए आप किस पे फोकस करेंगे। सबसे बड़े कोण पे फोकस करेंगे। सबसे बड़ा कोण कितना, कौन सा है? तीनों कोण में सबसे बड़ा कोण है ये 85 यूनिट। और सबसे बड़े कोण की जो वैल्यू है वो बाकी दोनों जो कोण हैं उनके सम से बड़ी है। तो इस ट्राइंगल में जो लार्जेस्ट एंगल है, जो सबसे बड़ा कोण है, वो बाकी बचे दो कोण हैं उनके योग से बड़ा है। अगर बराबर होता तो राइट एंगल होता। यहां सबसे बड़ा कोण बाकी दो कोणों के योग से बड़ा है, तो इसका मतलब एक कैसा ट्राइंगल हो गया? ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो गया, अधिक कोण त्रिभुज। दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, अधिक कोण त्रिभुज हो गया। बात समझ में आ गई? किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई समस्या? ठीक है, बात समाप्त। अब देखिए, न्यून कोण त्रिभुज के लिए अब आप लोग मुझे खुद ही समझाओगे, इसलिए कंसेप्ट में समझाता हूं। न्यून कोण त्रिभुज के लिए अब आप मुझे खुद ही बताओगे। मैं आपसे कहूं कि एक त्रिभुज के तीनों कोण जो हैं मेरे प्यारे भाई, वो 11:7। एक त्रिभुज के तीन एंगल जो हैं वो 11:25:19 इस रेशियो में है। आप बताओ ये ट्राइंगल कैसा है? सवाल यह है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण 11:25:19 के रेशियो में है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि त्रिभुज कैसा है। ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है कि ये ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है मेरे दोस्तों, कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है? अभी केवल एंगल के बारे में बात चल रही है। वेरी गुड, सभी बच्चों ने जवाब दे दिया, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो मेरे दोस्तों आपको यहां पे फोकस करना है सबसे बड़े एंगल पे। सबसे बड़ा एंगल है, तो जो सबसे बड़ा एंगल है, बाकी जो दो बचे एंगल है, बाकी दो बचे एंगल कौन से? 11 और 19, उनके सम से बड़ा है कि छोटा है? तो आप कहोगे सर छोटा है। तो आप यहां पे कह पा रहे कि जो सबसे बड़ा एंगल है वो बाकी जो बचे हुए दो एंगल हैं उनके सम से छोटा आ रहा है। अगर सबसे बड़ा एंगल बाकी जो दो बचे कोण हैं उनके सम के बराबर आता है तो राइट एंगल ट्राइंगल। और जो सबसे बड़ा एंगल है बाकी जो दो बचे एंगल है उनके सम से बड़ा आता है, ताकतवर है सबसे बड़ा एंगल, तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। लेकिन यहां पे जो सबसे बड़ा एंगल है वो बचे हुए जो रिमेनिंग एंगल है उनके सम से छोटा आ रहा है। दैट मीन्स ये कैसा ट्राइंगल होगा मेरे प्यारे भाई? एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा, न्यून कोण त्रिभुज। तीनों प्रॉपर्टी क्लियर हो गई आपको? क्लियर है? आप ये ट्राइंगल बनाएंगे मेरे दोस्तों तो कुछ इस प्रकार से ये ट्राइंगल बनेगा, समझ पा रहे हैं? तो सबसे बड़ा एंगल ये, तो ये जो सबसे बड़ा एंगल है इसकी वैल्यू भी भैया, ये अगर 25 यूनिट है भाई, ये 11 यूनिट 19 यूनिट है, ये 11 यूनिट है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो सबसे बड़े एंगल की वैल्यू भी बाकी दोनों एंगल के सम से छोटी हो रही है। कैसा ट्राइंगल बनेगा? एक्यूट एंगल, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है भाई, सभी को कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो आप कैसे रेशियो को देख के ट्राइंगल की पहचान करोगे वो मैंने आपको समझाया। अभी मैं आपको यह भी समझाऊंगा कि साइड को देख के आप कैसे बताओगे कि ट्राइंगल बड़ा है कि छोटा है, मतलब कौन सा ट्राइंगल है। सबसे पहले सवाल बताओ, सवाल नंबर 1 करिए।
सबसे पहले सवाल पढ़े, इन ए ट्राइंगल वैल्यूज ऑफ ऑल द एंगल्स आर इंटीजर। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स की जो वैल्यू इंटीजर, इंटीजर आप समझते हैं, इंटीजर मतलब पूर्णांक जो दशमलव में ना हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब इंटीजर होते हैं। अब 3.3 इंटीजर नहीं है, वो डेसिमल है, ठीक है ना, दशमलव है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोपोर्शन ऑफ देयर मीजर। तो निम्न रेशियो में से ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा त्रिभुज के एंगल का रेशियो नहीं हो सकता अगर तीनों एंगल इंटीजर हैं। आप जानते ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो रेशियो ऐसा होना चाहिए कि 180 डिग्री को आराम से ब्रेक किया जा सके इंटीजर में। यानी कि रेशियो का जो सम है वो 180 डिग्री का फैक्टर आना चाहिए। यहां रेशियो का सम आ रहा है 6, 1 2 3 और ये 3 6। भाई 6 की वैल्यू 180 है तो 1 की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी, आराम से एंगल इंटीजर आएंगे। यहां रेशियो का सम आ रहा है 5 6 11 7 18, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां 3 4 5 3 4 7 5 12, यहां भी कोई दिक्कत नहीं, तो इसमें दिक्कत है। भाई यहां एंगल का सम कितना आ रहा है, 6 7 13 8 21। यहां एंगल का सम 21 आ रहा है मेरे प्यारे भाई, 21। 21 तो 180 डिग्री का फैक्टर नहीं होता। अगर आप 21 को 180 डिग्री के बराबर रखेंगे तो डेसिमल में चला जाएगा, और तो एंगल डेसिमल में निकल निकल के आएंगे, एंगल इंटीजर तो आएंगे नहीं। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन पॉसिबल नहीं हो सकता, डी ऑप्शन। रोहित कह रहे हैं सर 180 ही क्यों? बेटा रोहित, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री ही होता है, इसीलिए। रोहित, सभी को बात समझ में आ गई, क्लियर है? चलिए अगला सवाल। सवाल है जी आपके सामने 2 नंबर, जवाब दीजिए, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। कौन करेगा? दीपक कह रहे हैं हे भगवान। बेटा दीपक, नॉर्मल बात है मेरे लिए। मैं तो विद्यार्थी को, भारत में इतने निम्न स्तर का विद्यार्थी है, इतने निम्न स्तर का विद्यार्थी, मैं क्या ही बताऊं, बहुत निम्न स्तर का विद्यार्थी है। गुणवत्ता बहुत गिरी हुई है। यदि किसी त्रिभुज के कोणों का रेशियो 59 रेशियो 32 रेशियो 91 है तो त्रिभुज का प्रकार क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। अगर किसी ट्रायंगल के एंगल का रेशियो ये है तो ट्रायंगल कैसा है? क्यूट है, राइट है, ऑब्ट्यूस है, आइसोसेलेस है। अब आइसोसेलेस है तो बिल्कुल भी नहीं। ये एंगल का रेशियो दे रखा हो, क्योंकि आइसोसेलेस में दो एंगल बराबर होना चाहिए, या तीनों ही एंगल अलग अलग हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। क्लियर है? तो मेरे प्यारे भाई ये बताइए कि यहां पे ये जो है सबसे बड़ा जो एंगल है वो बाकी दोनों एंगल के सम से बढ़का आ रहा है कि छुटका आ रहा है? तो बाकी दोनों एंगल का सम 59 + 32 कितना है मेरे दोस्तों? तो आपका जवाब होगा सर जी 91। 50 30 80 9 2 11 बराबर आ रहा है 91। तो सबसे बड़े एंगल की वैल्यू बाकी दो एंगल के सम के इक्वल आ रही है। आप बोलोगे जी सर, इसका मतलब ये ट्राइंगल कैसा हो गया बच्चों? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, समकोण त्रिभुज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है भाई, बोलो। आपको ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई। अगला सवाल, कंसेप्ट मैंने पहले ही क्लियर कर दिया आप लोगों को। सवाल नंबर 3, ये बताइए जिस क्वेश्चन का क्या आंसर है। यस, ये बताइए मेरे दोस्तों, जल्दी से। बोलो प्यारे भाई, समझाओ।
यदि किसी त्रिभुज के एंगल का रेशियो 18:31:43 है तो त्रिभुज का प्रकार क्या है, ट्रायंगल किस टाइप का है। अगर किसी त्रिभुज के कोणों का रेशियो ये है तो आपको केवल सबसे बड़े कोण पे फोकस करना है। सबसे बड़ा कोण है 43। मेरे दोस्तों ये बाकी दोनों एंगल के योग से बड़ा है कि छोटा है, तो 18 + 31 हो रहा है जी, ये आपका 49। तो बाकी दोनों एंगल का सम, रिमेनिंग एंगल का सम लार्जेस्ट एंगल के सम से बड़ा आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है मेरे प्यारे भाई, ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, एक न्यून कोण त्रिभुज है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। सभी को ऑब्टूस नहीं है। ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल के केस में तो लार्जेस्ट एंगल मेरे प्यारे भाई बाकी दोनों एंगल के सम से बड़ा हो गया। अभी अगर सवाल में मैं इस तरीके से कर दूं, अब बताइए। अब बताओ इस केस में इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा। यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का रेशियो 18:37:63 है तो त्रिभुज का प्रकार किस टाइप का है। तो आप यहां पे कहोगे मेरे प्यारे भाई कि मेरे दोस्तों ये जो सबसे बड़ा एंगल है 63, जो सबसे बड़ा एंगल है मेरे प्यारे भाई 63, ये बाकी दोनों एंगल के सम से बड़ा है कि छोटा है। तो बाकी दोनों एंगल का समय 18 + 37 यानी कि 55, यानी कि लार्जेस्ट एंगल की जो वैल्यू है वो रिमेनिंग टू एंगल के सम से बड़ी है। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, इस बार आपका ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, अधिक कोण त्रिभुज होगा। चलिए मुझे लगता है मेरे दोस्तों कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है भाई। चलिए सवाल है जी आपके सामने 4 नंबर। ओके, चलिए मेरे प्यारे भाई समझने की कोशिश करिएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं बहुत प्यार से। कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट, भाई किसी भी ट्रायंगल में 3 ही एंगल होते हैं। किसी भी ट्रायंगल में 3 ही एंगल होंगे, कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, कोई बीच का होगा। तो एक सिंपल सी बात है कि बड़े एंगल के सामने की साइड बड़ी और छोटे एंगल के सामने की साइड स्मॉलेस्ट होगी। किसी भी ट्रायंगल में लार्जेस्ट एंगल के सामने की साइड लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एंगल के सामने की साइड स्मॉलेस्ट होती है। बात समाप्त। क्लियर? किसी को इसमें कोई समस्या? इसके अलावा आपके मन में जो भी डाउट, जो भी संशय आ रहा हो उसको चूल्हे में डाल दो। कोई बस एक ही बात को फॉलो करो, बाकी सब भूल जाओ दुनिया में क्या चल रहा है। भाई किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल होंगे, कोई सबसे बड़ा होगा, कोई सबसे छोटा होगा, कोई बीच का होगा। तो किसी भी ट्रायंगल में लार्जेस्ट एंगल के सामने की जो अपोजिट साइड होगी वो सबसे बड़ी और स्मॉलेस्ट एंगल के सामने की साइड स्मॉलेस्ट। अब बच्चे का डाउट आएगा, सर तो बीच वाली का क्या हुआ। तो बीच वाला जो एंगल बन रहा है उसके सामने की जो साइड होगी वो भी बीच की होगी। क्लियर है? ये अपनी कॉपी में लिख लो, इतना सा लिखना, लार्जेस्ट एंगल के सामने लार्जेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट एंगल के सामने स्मॉलेस्ट साइड। बात समाप्त। क्या यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या है? ठीक है भाई। आप बोलोगे नहीं सर यहां पे हमें कोई भी समस्या नहीं है, तो दोस्तों मैं आपके सामने जैसे एक ट्रायंगल बनाता हूं इस प्रकार से। मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी। अभी तो ये साइड मेरे दोस्तों आपकी है 24 सेंटीमीटर। अभी ये साइड है आपकी 19 सेंटीमीटर और ये है 13 सेंटीमीटर। ठीक है जी। आप बोलोगे जी सर, तो आप मुझे बताइए कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों में सबसे बड़ा, सबसे छोटा और बीच का एंगल कौन सा है? जवाब दीजिए। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी में
बड़े छोटे एंगल का मार्गदर्शन करिए, करो जल्दी से। हमने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाए, 24 सेंटीमीटर है, 19 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी साइड कौन कौन सी होगी, करो। आप जानते कि सबसे बड़ी साइड है 24, तो 24 के सामने का एंगल ए सबसे बड़ा, एंगल ए सबसे बड़ा भाई। उससे छोटा है 19, 19 के सामने एंगल बी, ये उससे छोटा। सबसे छोटी साइड है 13, 13 के सामने एंगल सी, ये सबसे छोटा। ये बड़े छोटे का साइन है मेरे दोस्तों। जिस तरफ मुंह खुलेगा वो वैल्यू बड़ी होगी। ये जिंदगी में देखा कभी आपने? ये है साइन बड़े छोटे का। जिस तरफ मुंह खुल रहा है वो बड़ा है, जिस तरफ मुंह बंद हो रहा है वो छोटा है। तो एंगल ए बड़ा होगा एंगल बी से, एंगल बी बड़ा होगा एंगल सी से। सभी को क्लियर हो गया, इसमें कोई भी डाउट लेने वाली बात नहीं थी। अब ये बताइए जी, सवाल का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आएगा, जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों फटाफट। विशाल, समझ में आया? आपके सामने एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल ए 60 डिग्री है। ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है। अभी एंगल बी बड़ा है एंगल सी से, तो आपसे पूछा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा कथन सत्य है? बताइए जल्दी से। आप जानते हैं कि भैया ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये एंगल ए 60 डिग्री है, तो बाकी जो दो एंगल बचे, ये एंगल बी और ये एंगल सी, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। भाई अगर एक एंगल 60 है तो बाकी जो दो एंगल बच रहे, एंगल बी और एंगल सी, मेरे प्यारे भाई इन दोनों का सम कितना होगा? 120 डिग्री होगा कि नहीं होगा? कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। भाई अगर ये एंगल ये 60 है तो बाकी जो अदर टू एंगल है इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। सवाल में ये बोला गया कि एंगल बी बड़ा है एंगल सी से, तो कौन सा कथन सही है? अब बताओ, अगर दो एंगल का सम 120 है, अगर दोनों बराबर बराबर होते तो दोनों 60-60 डिग्री के हो जाते, लेकिन साफ साफ बोला है कि एंगल बी बड़ा एंगल सी से, तो जाहिर सी बात है जो एंगल बी है ये 60 डिग्री से बड़ा रहा होगा, और ये जो एंगल सी है ये 60 डिग्री से छोटा होगा, और दोनों को जोड़ के 120 डिग्री आएगा। भाई थोड़ी बुद्धि अगर तेज चलाओगे, अगर दोनों एंगल बराबर होते बी और सी तो 60-60 डिग्री के हो जाते, लेकिन सवाल में बोला एंगल बी एंगल सी से बड़ा है, तो इसका मतलब एंगल बी 60 डिग्री से हल्का बड़ा होना चाहिए और एंगल सी 60 डिग्री से हल्का छोटा होना चाहिए। तो ये एबीसी के बारे में आपको जानकारी मिली। और आपसे पूछा है साइड्स में क्या रिलेशन होगा? साइड है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, तो सबसे बड़ा जो एंगल है वो एंगल बी निकल के आ रहा है 60 डिग्री से बड़ा, तो साइड बी सबसे बड़ी होगी। ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है, साइड बी सबसे बड़ी होगी। उससे छोटा एंगल है भाई 60 डिग्री का ए, यानी कि साइड ए फिर उससे छोटी होगी, ये ऑप्शन भी नहीं है, ये वाला करेक्ट है। और सबसे छोटा एंगल है सी, 60 डिग्री से छोटा, सबसे छोटा एंगल सी है, और उसके सामने की साइड मेरे दोस्तों ये साइड स्मॉल सी है, सबसे छोटी होगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट है। बात सभी को समझ में आ गई? किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट? सबसे बड़ा एंगल बी है 60 डिग्री से बड़ा, तो सबसे बड़ी साइड होगी उसके सामने स्मॉल बी। फिर सबसे उससे छोटा एंगल है 60 डिग्री, तो ए उससे छोटा होगा। सबसे छोटा एंगल है ये सी है, 60 डिग्री से भी कम है ना ये,
तो मेरे दोस्तों साइड सी सबसे छोटी होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बताओ यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? बोलो बच्चों, जवाब दीजिए। दोस्तों यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट आया हो? ठीक है भाई, चलिए आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ मेरे दोस्तों हम आक्रमण करेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? ओके, चलिए मेरे प्यारे भाई, चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट को करने से पहले फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। तीनों बातें मैं आपके सामने लिखूंगा। मैंने आपको ये तो बता दिया कि किसी भी ट्रायंगल के एंगल देख के आप बता सकते हो, या एंगल का रेशियो देख के आप बता सकते हो कि ट्रायंगल बड़ा है, ट्रायंगल एक्यूट है कि राइट है कि ऑब्ट्यूस है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि आप एक ट्रायंगल की जस्ट साइड को देख के कैसे बताओगे कि ये ट्रायंगल कैसा है। प्यार से समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों। मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं भाई, मैं आपके सामने इस प्रकार से एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज बनाता हूं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, इसमें कोई बुराई नहीं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे दोस्तों, ए बी और सी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो यहां पे मेरे दोस्तों ये एंगल सी 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का। और ये जो एंगल सी है ना मेरे प्यारे भाई, ये लार्जेस्ट है। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री एक एंगल होता है जो लार्जेस्ट होता है। अब ये वर्टेक्स ए है, शीर्ष ए के सामने की साइड स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने की साइड स्मॉल बी, और वर्टेक्स सी के सामने की साइड, एंगल सी के सामने की साइड स्मॉल सी। तो ये जो एंगल साइड सी है मेरे दोस्तों, ये हाइपोटीनस हो गया कर्ण। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये इस सबसे लार्जेस्ट साइड होगी। ये 90 डिग्री के सामने जो है, जो साइड सी है, ये लार्जेस्ट होगी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। कर्ण राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटीनस होता है 90 डिग्री के सामने की साइड, वो सबसे बड़ी होगी। तो राइट एंगल ट्रायंगल में मेरे दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम बहुत फेमस है, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। कंसेप्ट ये कह रहा है कि इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में मेरे दोस्तों जो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर है, लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर, अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। लेकिन अगर मैं आपके सामने एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं मेरे दोस्तों, एक न्यून कोण त्रिभुज बनाता हूं इस प्रकार से, मैं आपके सामने एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं मेरे प्यारे, इस प्रकार से। ये है ए भाई, ए बी और सी। भाई मैंने आपके सामने एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाया, न्यून कोण त्रिभुज। इसके तीनों ही एंगल एक्यूट एंगल हैं, तीनों ही एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं। ठीक है भाई, वर्टेक्स ए के सामने की साइड स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने की साइड स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने की साइड स्मॉल सी। थोड़ी देर के लिए मैंने ये मान लिया कि ये वाला जो एंगल है सबसे बड़ा है। भाई माना यहां पे जो एंगल सी है ये लार्जेस्ट है। आप बोलोगे जी सर एंगल सी लार्जेस्ट है, तो झार सी बात है, अगर ये एंगल सबसे बड़ा है तो उसके सामने की जो साइड होगी ये सी, ये ट्रायंगल की तीनों साइड में सबसे बड़ी हो जाएगी। ये जो साइड सी होगी मेरे दोस्तों स्मॉल सी, ये ट्रायंगल की तीनों साइड में सबसे बड़ी होगी। तो मेरे दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, जबकि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर जो है, जो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर है, वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से छोटा होता है मेरे दोस्तों, छोटा। यानी कि बाकी जो दो भुजाएं बची हैं इनके स्क्वायर का सम बड़ा होगा मेरे दोस्तों लार्जेस्ट साइड के स्क्वायर से। बात समझ में आ गई? क्लियर? आप बोलोगे जी सर जो एंगल बड़ी तो एंगल बड़ा तो उसके सामने की साइड भी बड़ी होगी। लेकिन मेरे प्यारे भाई अगर मैं आपके सामने एक ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल बनाता हूं,
एक अधिक कोण त्रिभुज बनाता हूं, अधिक कोण त्रिभुज। अगर मैं आपके सामने एक ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल बनाता हूं इस प्रकार से, अधिक कोण त्रिभुज, मैंने ये बना दिया जी आपके सामने एबीसी। प्यार से समझने की कोशिश करिएगा, मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल इस प्रकार से बनाया एबीसी, जहां आप अच्छी तरीके से देख सकते हो कि ये वाला एंगल मेरे दोस्तों लार्जेस्ट है। यहां एंगल सी ऑब्टूस एंगल है, लार्जेस्ट एंगल सी अधिक कोण है, जो कि सबसे बड़ा कोण है पूरे त्रिभुज में, लार्जेस्ट। तो आप बताइए वर्टेक्स ए के सामने एक साइड स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने एक साइड स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने एक साइड स्मॉल सी, तो जो साइड स्मॉल सी ये भी लार्जेस्ट हो जाएगी कि नहीं? ये भी लार्जेस्ट हो जाएगा भाई त्रिभुज की। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी है, तो लपक के अंधा भी बोलेगा कि सर ये वाली साइड सबसे लार्जेस्ट है। क्लियर है? और ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल में अधिक कोण त्रिभुज में सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर, जो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर, वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा होता है, ग्रेटर होता है। बात समझ में आई? सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हां प्रखर, क्या आपको तीनों में फर्क समझ में आया? क्या आप लोगों को तीनों में फर्क समझ में आया? ये सब कुछ पाइथागोरस थ्योरम से ही सिद्ध होता है, सब कुछ। बात समझ में आ रही है? बताऊंगा सुखदेव, बताऊंगा, चिंता मत करो। तो राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल न्यून कोण त्रिभुज में लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से छोटा होता है। और अगर किसी ट्राइंगल में सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा है, तो कैसा ट्राइंगल है? ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल, अधिक कोण त्रिभुज है। अब एक बच्चे कहेगा सर प्रूफ करके बताओ, तो जब मैं आपको कोसाइन, इनके प्रूफ के ना 10 तरीके से बात प्रूफ की जा सकती है। सबसे आसान है कोसाइन रूल। जब मैं आपको कोसाइन रूल सिखा दूंगा ना, कोसाइन रूल जब मैं आपको प्रूफ कराऊंगा, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप मुझे खुद ही कहोगे हाँ जी सर हम समझ गए कि ये कैसे हुआ। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। अब इस पे बहुत छोटे छोटे सवाल एग्जाम में बनते हैं, बहुत छोटे छोटे मासूम मासूम से सवाल बनते हैं। क्लियर है? सबसे पहले सवाल ये बन गया कि किसी ट्रायंगल की तीन भुजाएं 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं। एक ट्रायंगल की तीन भुजाएं दोस्तों 11 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं। तो आपसे पूछेगा कि वो ट्रायंगल कैसा है। ऑप्शन होंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये ऑप्शन बन गए। एक ट्रायंगल की तीन साइड 11, 8 और 15 सेंटीमीटर है, तो आप मुझे बताइए कि ये ट्रायंगल बच्चों कैसा है। सवाल यह है कि एक ट्रायंगल की तीन भुजाएं 11 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर हैं, ट्रायंगल कैसा। इतना बेसिक सा सवाल आता है एग्जाम में, स्टेट एग्जाम में जो है पूछ लिए जाते हैं, एसएससी में भी आते हैं। तो आप कुछ नहीं करना, आप बताओ इन तीनों में सबसे बड़ी भुजा क्या? 15। तो बताओ सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर है वो बाकी दोनों स्क्वायर के सम से बड़ा आ रहा है कि छोटा आ रहा है? तो भाई 15 का स्क्वायर तो बच्चों 225 होता है, और 11 का स्क्वायर 121
और 8 का स्क्वायर 64, तो कितना आ गया मेरे दोस्तों? आ गया 185। तो 225 तो बड़ा होता है 185 से। इसका मतलब 15 का स्क्वायर बड़ा होगा 11 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर से। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे ये हुआ कि यहां सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा आ रहा है। इसका मतलब ये एक ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है, ये एक अधिक कोण त्रिभुज है। कैसा ट्राइंगल है? ये ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है मेरे दोस्तों, अधिक कोण त्रिभुज है, एक्यूट नहीं है ये। नहीं अंक, इसी को ट्रिपलेट भी नहीं है। लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से ग्रेटर आ रहा है। क्लियर है? इसलिए ऑब्टूस ट्राइंगल है, अधिक कोण त्रिभुज। आप देख के बता सकते हो। आपको साइड ना देके अगर रेशियो भी दिया जाए कि भाई एक ट्राइंगल की साइड का जो रेशियो, एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात, एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो अनुपात है वो 7:9:10 है। तो आप मुझे बताइए कि वो ट्राइंगल कैसा है। मैंने आपसे सवाल ये पूछ लिया कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात 7:9:10 है, तो आप मुझे बताइए कि वो त्रिभुज कैसा है। जवाब दो, करो। वेरी गुड, सभी को समझ में आ गया, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। भाई अगर किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 7:9:10 है, सबसे बड़ी भुजा क्या? 10। तो क्या 10 का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा आ रहा है कि छोटा आ रहा है? भाई 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81। अब 49 प्लस 81 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 130। यानी कि मेरे दोस्तों अदर टू साइड के स्क्वायर का सम लार्जेस्ट साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा है। अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़े भुजा के वर्ग से बड़ा है। इसका मतलब ये कौन सा ट्राइंगल होगा? ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा, न्यून कोण त्रिभुज। बात समझ में आ गई? यहां तक तो किसी स्टूडेंट को कोई समस्या नहीं है? चलिए जवाब दीजिए, बोलो। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इसमें हमें एक भी पैसे की दिक्कत नहीं आई। आगे चलूं मैं दोस्त? आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ समझिए मेरे दोस्तों। चलिए मेरे प्यारे भाई, आप सभी लोगों ने ट्राइंगल देखा होगा, ट्राइंगल, ठीक है? ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। मैंने आपके सामने ट्राइंगल बनाया। ट्राइंगल ए के सामने की साइड स्मॉल ए, ट्राइंगल बी के सामने की साइड स्मॉल बी, ट्राइंगल सी के सामने की साइड स्मॉल सी। कभी कभी जरूरत पड़ती है ट्राइंगल का एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकालने की। हालांकि एरिया बाद का कंसेप्ट है, लेकिन वो पहले भी यूज होगा, ठीक है ना? जरूरी नहीं कि कंसेप्ट सीक्वेंस पे यूज होता है, कोई भी कंसेप्ट कहीं भी लग जाता है, इसलिए हमें कोई बाद की चीजें भी पहले बतानी पड़ती हैं। अब सर्कल आपको सबसे लास्ट में पढ़ना है, लेकिन ऐसा नहीं कि सर्कल के सवाल सबसे लास्ट में होंगे, बीच बीच में भी सर्कल की प्रॉपर्टी यूज होती रहेंगी, ठीक है? तो इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बताता रहूंगा। अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड, तीनों भुजाएं दी हो, तो उस ट्राइंगल का क्षेत्रफल यानी कि एरिया आप लोग कैसे निकालोगे? सब बिना स्क्वायर के कैसे पहचानेंगे? छोटू आप भी, आप भी मेरे दोस्तों, किसी, आप अपनी, अपने लिए दुल्हन देखने जाओगे तो बिना जो है मेकअप उतरवाए पहचान पाओगे कि प्रोडक्ट ठीक है कि नहीं? ऐसे ही अगर ट्राइंगल की तीनों साइड दे रखी हैं, तो आप जो है जब तक स्क्वायर विस्क्वायर चेक नहीं कर लोगे नहीं बता पाओगे देख के, है भाई?
अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन है और आपको उसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए बेस्ट तरीका है हीरोन्स फॉर्मूला। सभी बच्चों को हीरोन्स फॉर्मूला याद है। आप जानते हैं कि ट्रायंगल की तीनों साइड के सम को हम लोग कहते हैं पेरीमीटर। ये होता है परिमाप, पेरीमीटर, तीनों भुजाओं का योग। अगर पेरीमीटर का आधा करेंगे तो मेरे दोस्तों इसे हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर एस, अर्ध परिमाप। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? सेमी। सेमी का मतलब ही होता है आधा, और पेरीमीटर का मतलब परिमाप, सेमी पेरीमीटर। ठीक है ना, सेमी पेरीमीटर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, और इसे हम लोग एस से डिनोट करते हैं। तो एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा मेरे दोस्तों? डेल्टा। तो आपका जवाब होगा सर एरिया जो है मेरे दोस्तों डेल्टा, वो क्या होगा? बराबर अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसको अपने मन में बिठा लीजिए, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अरे देखा है आप लोगों ने जिंदगी में ये सब कुछ, ऐसा कुछ देखा है आपने? इसको हम हीरोन्स फॉर्मूला कहते हैं। क्या बोलते हैं? हीरोन्स फॉर्मूला। क्लियर है? चलिए आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड ना देके मेरे प्यारे भाई, एक ही साइड और उसके ऊपर हाइट दे रखा हो मेरे दोस्तों, तो एरिया कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे भाई? देखिए ध्यान सुनिएगा, मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया है प्यारे भाई, ट्रायंगल ए बी और सी। ट्रायंगल ए बी सी, वर्टेक्स ए के सामने की साइड स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने की साइड स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने की साइड को हम लोग कहते हैं स्मॉल सी। अब भाई मेरी बात को समझने की कोशिश करेगा, ट्रायंगल की हाइट का क्या मतलब है? देखिए मेरे दोस्तों, जैसे मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाता हूं, ट्रायंगल ट्रायंगल, तो मेरे दोस्तों ट्रायंगल जिन दो पैरेलल लाइन के बीच बनता है, मैं यहां अपनी मर्जी से पैरेलल लाइन खींचता हूं मेरे दोस्तों, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, यानी कि ये जो ट्रायंगल है इन दोनों पैरेलल लाइन, इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच बन रहा है। ये जो ट्रायंगल है इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की दूरी ही ट्रायंगल की हाइट होती है मेरे दोस्तों, हाइट। ये ट्रायंगल की हाइट होगी भाई। इस वर्टेक्स से मेरे प्यारे भाई अगर आप यहां पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो इसी को बोलते हैं हम ट्रायंगल की हाइट, ट्रायंगल की ऊंचाई, ट्रायंगल का एल्टीट्यूड, ट्रायंगल का लंब, यही होता है मेरे दोस्तों हाइट। जिन दो समांतर रेखाओं के बीच ट्रायंगल बनता है वही ट्रायंगल की हाइट होती है मेरे प्यारे भाई। बात समझ में आ रही है? ट्रायंगल की तीन साइड होती हैं और तीन साइड के ऊपर तीन अलग अलग हाइट होंगी मेरे दोस्तों। मैं अगर आपके सामने ट्रायंगल ये बनाता हूं, ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये सी है, समझने की कोशिश करेगा। तो ये साइड ए के ऊपर हाइट कैसे निकालोगे? सामने वाले वर्टेक्स से 90 डिग्री परपेंडिकुलर डालिए मेरे दोस्तों, 90 डिग्री ड्रॉ करिए। ये हाइट होगी साइड ए के ऊपर, ये ट्रायंगल की हाइट होगी साइड ए के ऊपर। सेम इसी तरीके से साइड बी के ऊपर हाइट कैसे निकालेंगे? ट्रायंगल की साइड बी है, सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालिए मेरे दोस्तों 90 डिग्री, ये ट्रायंगल की हाइट होगी मेरे दोस्तों साइड बी के ऊपर। तो ट्रायंगल की तीन भुजाएं होती हैं और उन तीन भुजाओं के ऊपर तीन हाइट होती हैं। क्लियर है? ये साइड सी है, सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालिए मेरे दोस्तों साइड सी के ऊपर, ये ट्रायंगल की तीसरी हाइट हो जाएगी H3। तीनों हाइट एक ही पॉइंट से होकर गुजरती हैं, उसको हम ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र कहते हैं, बाद में समझाऊंगा। क्लियर है? बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा सर ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल में कैसे हाइट खींचेंगे? अधिक कोण त्रिभुज है, एक ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है भाई, इसकी हाइट कैसे निकालेंगे मेरे दोस्तों? इसकी हाइट कहां पड़ेगी है भाई? जैसे मेरे दोस्तों साइड ए है, ये साइड बी है, साइड सी, इसकी हाइट सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालने की कोशिश की तो मिलेगा नहीं। तो मेरे दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, और अधिक कोण त्रिभुज में आपको सबसे पहले इस साइड को आगे बढ़ाना होगा, आगे। अब आप यहां से परपेंडिकुलर डालिए इस वाले वर्टेक्स से, ये हाइट आएगी मेरे दोस्तों, हाइट, ये हाइट होगी साइड ए पर। बात समझ में आई? क्लियर है कि नहीं? ये हाइट होगी मेरे दोस्तों साइड ए पर। क्लियर है? साइड ए के ऊपर हाइट क्या है? ये H, आगे बढ़ाना पड़ता है। ठीक है ना? आपके पास एक अधिक कोण त्रिभुज भी है। मैंने आपसे क्या बोला कि ट्रायंगल जिन दो पैरेलल लाइन के बीच बनता है वो हाइट होती है। अगर आप यहां से
इस साइड के ऊपर हाइट निकालना चाहते, पैरेलल लाइन ड्रॉ करो मेरे दोस्तों। इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की दूरी ही ट्राइंगल की हाइट है। ये ट्राइंगल की हाइट है, ये ट्राइंगल की हाइट है, ये ट्राइंगल की हाइट है। बात समझ में आई? क्लियर है? जिन दो समांतर रेखाओं के बीच ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है उनके बीच की डिस्टेंस ट्राइंगल की हाइट होती है। आप बोलोगे जी सर हर साइड की करस्पॉन्डिंग अपनी अलग अलग हाइट है। तो मेरे दोस्तों किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने का, डेल्टा का मतलब है एरिया, किसी भी ट्राइंगल के एरिया निकालने का शानदार तरीका है 1/2 बेस इंटू हाइट। हिंदी वाले भाई लिखेंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है मेरे दोस्तों? डेल्टा बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। नहीं ऋषि किसी भी साइड को बेस मान सकते हो, 1/2 बेस इंटू हाइट। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो प्यारे भाई अगर मुझे जैसे ट्रायंगल आपके सामने दे रखा है डेल्टा, किसी भी साइड को बेस मान सकते हो, जरूरी नहीं कि ये नीचे बन रहा है ए यही बेस है ना, है? ये ट्रायंगल आपके सामने बना रखा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये है मेरे दोस्तों। साइड बी को अगर आप बेस मानते हो तो उसके करस्पॉन्डिंग हाइट आपको पता होनी चाहिए, ये वाली। और एरिया निकालने के लिए 1/2 आपने साइड बी को बेस माना है, उसके करस्पॉन्डिंग हाइट एच है, ये एरिया हो जाएगा। ठीक है ना? तो मेरे दोस्तों एरिया निकालने के लिए यहां पे आपको 3 तरीके मिलेंगे मेरे प्यारे भाई। अगर आप साइड ए को बेस मानते हो, साइड ए को बेस मान रहे हो, तो सामने वाले वर्टेक्स ए से मेरे प्यारे भाई आप परपेंडिकुलर डालेंगे, तो बेस ए के करस्पॉन्डिंग हाइट आ गई मेरे दोस्तों। क्या नाम देता हूं मैं इसको? H1 नाम देता हूं। तो ट्राइंगल का जो एरिया होगा 1/2 ए इंटू H1 आ जाएगा मेरे दोस्तों, 1/2 ए इंटू H1। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? दूसरा मेरे प्यारे भाई, अगर आप साइड बी को बेस मानते हो, अगर आप साइड बी को बेस मानते हो तो सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालेंगे मेरे प्यारे भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। तो ये मेरे दोस्तों साइड बी के करस्पॉन्डिंग हाइट आ गई, तो ये एरिया आ जाएगा मेरे दोस्तों 1/2 BH2, 1/2 BH2। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई भी समस्या नहीं है। मुझे लगता है यहां तक आपको सारी बात समझ में आ गई है। एनी दिक्कत? नो दिक्कत। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों। नेक्स्ट, अगर आप साइड सी को बेस मानते हो तो सामने वाले वर्टेक्स सी से परपेंडिकुलर डालने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्तों यहां पे। ठीक है ना? साइड सी पर, तो साइड सी के करस्पॉन्डिंग हाइट आएगी। तो एरिया निकालने के लिए आपको ट्राइंगल की कोई भी साइड दी हो और उस साइड के संगत, उस साइड के ऊपर वाली ही ऊंचाई आपको पता होनी चाहिए। तो एरिया मेरे दोस्तों आ जाएगा 1/2 CH3। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चाहे आप ऐसे एरिया निकालो, चाहे आप इससे एरिया निकालो, चाहे इससे एरिया निकालोगे, एरिया सेम ही आएगा। क्लियर? यहां तक किसी को कोई समस्या? एरिया बराबर 1/2 ए इंटू H1 बराबर 1/2 बी इंटू H2 बराबर 1/2 सी इंटू H3। क्लियर है? तो आपने यहां से एक बात सीखी, क्या देख पा रहे हो मेरे दोस्तों? अगर आप यहां से देखोगे AH1, ए इंटू H1 बराबर बी इंटू H2 बराबर सी इंटू H3, ये तीनों प्रोडक्ट जो है मेरे प्यारे भाई सेम होंगे। भाई किस एरिया क्या होता है? कोई चीज जितनी जगह घेरती है स्पेस में हम उसको एरिया कहते हैं। अब मैंने बोर्ड पे ट्रायंगल बना दिया, इस ट्रायंगल ने बोर्ड पे इतनी जगह घेर ली, यही जगह जो है इस ट्रायंगल का एरिया है। ठीक है भाई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम? आपका घर है, आपके घर ने जो है जमीन पे जितनी जगह घेर रखी है वो आपके प्लॉट का एरिया है। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। ठीक है दीपक, एक बात और, बहुत सारे बच्चे जो हैं अपने मन से कि BC 2 भागों में बट गया, एंगल 2 भागों में बांट दिए, है ना, ये अपने मन से अलग अलग बातें मान लेते हैं कि हमने हाइट डाली तो BC के 2 टुकड़े हो गए, ये 2 टुकड़े हो गए, एंगल के 2 टुकड़े हो गए। जब तक मैं कुछ ना कहूं अपने मन से कुछ भी एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। जो मैं कहूंगा
वही सत्य है। आप अपने मन से कुछ भी एज्यूम मत करिए, जितना बोर्ड पे लिखा हुआ है वही सही है, बाकी जो भी आप अपने मन में कचरा बुन रहे हो उसको वहीं के वहीं रोक दो, ठीक है ना। कोई नई चीज होगी तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप अपने मन से कुछ मत मानो, ठीक है ना। अपना दिमाग बिल्कुल मत चलाओ, अभी है नहीं आपके पास चलाने लायक उतना, ठीक है भाई। बोलिए। तो ट्राइंगल का जो एरिया होगा 1/2 AH1 बराबर 1/2 BH2 बराबर 1/2 CH3, यही है। तो आप यहां से देखिए 1/2, किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया वो कांस्टेंट है, एरिया तो फिक्स है ना, एरिया तो नहीं बदलेगा, एरिया तो फिक्स है। एक बार कैसे में निकालो मेरे दोस्तों, अरे बोलो हाँ जी। ठीक है भाई। अब जैसे मेरे दोस्तों मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बनाता हूं, भाई ये साइड 7 है, ये 10 है, और ये 6 है। ठीक है भाई, ये साइड है 6 7 10। अब मेरे पैर भी आपने यहां पे परपेंडिकुलर डाला मेरे दोस्तों, ये 9 सेंटीमीटर का आ रहा है। आपने यहां पे देखिए परपेंडिकुलर डाला मेरे दोस्तों, ये जो है 6.3 सेंटीमीटर का आ रहा है। मेरे पैर भी आपने यहां पे मेरे दोस्तों परपेंडिकुलर डाला, ये वाला 6 के करस्पॉन्डिंग, ये 10.5 सेंटीमीटर का आ रहा है। तो आप एरिया कहीं से भी निकालो मेरे दोस्तों, एरिया सेम आ रहा है, डेल्टा बराबर 1/2, ये बेस कितना है 7, और इसके करस्पॉन्डिंग हाइट क्या है 9, 1/2 7 × 9 63/2 बराबर। आप यहां से एरिया निकालते हो भाई, ये साइड 10 है और 10 के करस्पॉन्डिंग हाइट है 6.3, 1/2 10 × 6.3 बराबर। आपने इस साइड को बेस माना है 6, तो उसके ऊपर हाइट कितनी है, ये 10.5, 1/2 6 × 10.5। तो आप कहीं से भी एरिया निकालो मेरे दोस्तों, चाहे आप यहां से निकालो, मैंने एक बेस आपके सामने ले लिया एग्जाम्पल, चाहे आप 1/2 7 × 9 करो, 1/2 10 × 6.3 करो, ये 6 के करस्पॉन्डिंग हाइट 10.5 है, 1/2 6 × 10.5 करो, ये एरिया मेरे दोस्तों हर एक से सेम ही आएगा, 63/2 63/2 63/2, यानी कि 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्राइंगल का एरिया है। आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, क्लियर है। आप बोले हैं जी सर कोई प्रॉब्लम, बेटा हाइट निकाला नहीं है मैंने, अपनी मर्जी से ले लिया आपको समझाने के लिए, तीनों हाइट भी गिवन है यहां पे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि भाई किसी ट्राइंगल का एरिया तो कांस्टेंट होता है, आप बोलोगे फिक्स होता है, ये 1/2 भी फिक्स है, यानी कि AH1 बराबर होना चाहिए BH2 के, बराबर होना चाहिए CH3 के, ये कांस्टेंट नंबर आएगा। यानी कि किसी भी ट्राइंगल की जो साइड और उसके करस्पॉन्डिंग हाइट का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा ही एक फिक्स वैल्यू होगी। बेटा परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे वो बाद की बात है, उसको भूल जाओ। आप लोग आगे आगे क्यों भगते हो, जो प्रेजेंट में चल रहा है ना वो उसको सोचो ना। किसी भी ट्राइंगल की साइड और उसके करस्पॉन्डिंग हाइट का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा सेम आएगा, क्लियर है। एरिया कहीं से भी निकालो हमेशा इक्वल आने वाला है, बराबर आने वाला है। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए आपके सामने ले लिया, ये साइड 7 है, उसके करस्पॉन्डिंग हाइट 9 आ रही है, तो एरिया आ जाएगा 1/2 7 × 9। अभी ये साइड 10 है, इसके ऊपर हाइट 6.3 है, तो 1/2 10 × 6.3। भाई ये साइड 6 है, इसके ऊपर हाइट 10.5 है, तो 1/2 6 × 10.5। एरिया कहीं से भी निकालो तीनों से सेम आ रहा है, 63 का आधा 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, अगर आप ध्यान से देखो साइड और उसके करस्पॉन्डिंग हाइट का प्रोडक्ट सेम है, 7 नाम 63, 10 की 6.3 में गुणा करेंगे 63, 6 की 10.5 में गुणा करेंगे 63। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं किसी भी ट्राइंगल के मेरे प्यारे भाई
साइड और उसके करस्पॉन्डिंग हाइट, साइड और उसके करस्पॉन्डिंग हाइट का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा सेम आएगा। AH1 बराबर आएगा BH2 के बराबर CH2 के, तभी तो बटे दो करने पर तीनों से इक्वल एरिया निकल के आएगा। 7 नाम भी 63 हो रहा है, 10 गुणा 6.3 भी 63 हो रहा है, 6 गुणा 10.5 भी 63 हो रहा है। क्लियर है? आप लोगों को ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर, तो किसी भी ट्रायंगल की साइड और उसके करस्पॉन्डिंग हाइट का जो प्रोडक्ट है वो एक हमेशा फिक्स नंबर आएगा, सेम आएगा। ठीक है भाई? अगर आपने थोड़ा बहुत रेशियो पढ़ा हो, साइड और उससे करस्पॉन्डिंग हाइट का प्रोडक्ट सेम होता है। अगर मैं यहां से हाइट का रेशियो निकालूं, अगर मैं आप यहां से हाइट का रेशियो निकालूं, H1 रेशियो H2 रेशियो H3, तो बच्चों क्या आएगा? रेशियो में आप लोग पढ़ोगे तो ये ABC बटे में चला जाएगा, बराबर 1/A रेशियो 1/B रेशियो 1/C। हाइट का जो रेशियो होता है, ट्राइंगल की ऊंचाइयों का जो अनुपात होता है मेरे दोस्तों, वो हाइट्स के रेशियो का रिवर्स होता है। किसी भी ट्राइंगल में हाइट का जो रेशियो होता है वो उस ट्राइंगल की साइड के रेशियो का रिवर्स होगा। अगर आप ध्यान से देखो मेरे प्यारे भाई, अगर साइड बड़ी है तो हाइट छोटी आएगी, और साइड छोटी है तो हाइट बड़ी आएगी। बेटा ध्यान से सुनेगा, अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट फिक्स है, ए क्या है? साइड, H1 क्या है? हाइट। मैंने आपसे यह बोला कि किसी भी ट्राइंगल में साइड और उसके संगत ऊंचाई की जो गुणा है वो हमेशा सेम आएगी। तो अगर आप साइड को बड़ा करोगे तो जाहिर सी बात है हाइट को छोटा करना होगा, साइड को छोटा करोगे तो हाइट को बड़ा करना होगा, तभी तो प्रोडक्ट सेम आएगा। यानी कि अगर साइड छोटी है किसी ट्राइंगल में तो उसके करस्पॉन्डिंग हाइट बड़ी आएगी। एग्जांपल देख लो, मैंने साइड 7 माना है, तो 7 के करस्पॉन्डिंग हाइट कितनी आई है? 9, और 7 नाम 63। ये साइड मैंने 10 मानी है, तो 10 के करस्पॉन्डिंग हाइट कितनी आई? 6.3, 10 गुणा 6.3 63। ये साइड कितनी है? 6 के ऊपर हाइट कितनी आई है? तो आप कहोगे सर 10.5, 6 गुणा 10.5 63। तो देखिए इधर मैंने साइड लिखा है, साइड। आप बोलोगे ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, तो अगर साइड सबसे छोटी है, सबसे छोटी साइड क्या है? 6, तो उसके ऊपर हाइट देखो सबसे बड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है? आप बोलोगे जी सर, देखो सबसे बड़ी साइड है, सबसे बड़ी साइड 10 है, तो सबसे बड़ी साइड के ऊपर देखो सबसे छोटी हाइट आ रही है कि नहीं? तीनों में। तो कहने का मतलब यह हुआ कि साइड को अगर बड़ी करोगे, साइड लार्जेस्ट होगी, तो उसके ऊपर हाइट स्मॉलेस्ट आएगी तीनों में। साइड अगर स्मॉलेस्ट होगी तो उसके जो करस्पॉन्डिंग हाइट है वो लार्जेस्ट आएगी, और साइड और हाइट का प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगा, उनका गुणनफल हमेशा बराबर आएगा। त्रिभुज की तीनों भुजाओं में, त्रिभुज की तीनों भुजाएं और उनकी करस्पॉन्डिंग हाइट का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा सेम होता है, कांस्टेंट नंबर आएगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? मैंने आपको एग्जाम्पल से समझा भी दिया, आप डायरेक्ट चित्र से भी देख सकते हो। अगर मैं जाहिर सी बात है आपके सामने एक ट्रायंगल ऐसा बनाता हूं, ऐसा, आप बताओ मेरे दोस्तों, जाहिर सी बात है ये वाली साइड यहां सबसे बड़ी आपको दिखाई दे रही है, ये वाली साइड। जरा इसके संगत ऊंचाई देखना, इसके संगत ऊंचाई देखो, तन्नकसी आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो कितनी तन्नकसी ऊंचाई आ रही है। आप बोलोगे जी सर छोटी सी ऊंचाई आ रही है, लेकिन आप ध्यान से देखो सबसे छोटी साइड कौन सी है यहां पर? सबसे छोटी साइड ये है। आप बोलोगे जी सर अब इसके ऊपर हाइट देखना कौन सी आएगी? तो जरा जब आप इसकी हाइट निकालेंगे तो देखो इसकी हाइट कितनी बड़ी आएगी, यहां से परपेंडिकुलर डाल लेंगे, ये देखो इसकी हाइट कितनी बड़ी आ रही है। तो कहने का मतलब अगर साइड छोटी है तो उसके ऊपर हाइट बड़ी होगी, और हाइट छोटी है तो उसके ऊपर उसकी जो साइड है वो बड़ी होगी मेरे दोस्तों। क्लियर है? और साइड और उसके करस्पॉन्डिंग हाइट का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा सेम आएगा, ये प्रोडक्ट हमेशा सेम होगा। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात, समझ में आ गई। इसी वजह से साइड और हाइट का जो रेशियो है वो रिवर्स होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। ट्रायंगल में साइड और हाइट का जो रेशियो वो एक दूसरे का उल्टा होता है। अगर मैं ट्रायंगल की साइड का रेशियो निकालूंगा, A रेशियो B रेशियो C, तो इन तीनों के जो करस्पॉन्डिंग हाइट है उनका रिवर्स होगा, 1/H1 रेशियो 1/H2 रेशियो 1/H3। ये बात आपको ध्यान रखनी। क्लियर है? देखिए आप, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जिंदगी में कभी रेशियो नहीं पढ़ा, जिनको ये नहीं पता कि उल्टा रेशियो क्या चीज होती है, क्या बला है ये, तो उनको थोड़ी सी समस्या होगी, क्योंकि आपने जीवन में कभी पढ़ाई नहीं करी।
तो धीरे धीरे जब आप रेशियो पढ़ लोगे अर्थमेटिक में तो आपको ये चीज समझ में आएगी। अभी के लिए केवल आपको देखते रहना है लेक्चर को, बिना कू का की करे, आवाज नहीं, चू की आवाज नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो साइड का रेशियो आपको निकालना है तो हाइट के रेशियो का रिवर्स होगा, क्योंकि एक चीज को आप बड़े कर रहे हो तो दूसरे को छोटा करना होगा, क्योंकि आपको प्रोडक्ट इक्वल रखना है। इसलिए साइड और हाइट का जो रेशियो है वो एक दूसरे का रिवर्स उल्टा होता है। ठीक है भाई, चलिए तो आज की क्लास को हम यही विश्राम देते हैं। बहुत ही टाइम लेके मैंने आपको समझाया, बाकी हम कल करेंगे दोस्तों।